अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, कल मियां नवाज शरीफ के लिए एक अहम दिन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया था कि कल मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत के अंदर पेश हो जाएं, और अगर वो पेश नहीं होंगे तो ये ख़तरा है कि उनको अब्सकॉन्डर यानी मफरूर करार दिया जा सकता है। मगर इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने, मियां नवाज शरीफ साहब के वकील ने एक अहम दस्तावेज़ात जो हैं वो जमा कराए हैं, जो डॉक्टर्स से उन्होंने लिए हैं। डॉक्टर्स जो इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं और लंदन के अंदर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से इंगेज्ड हैं। और उन्होंने जो एक ख़त लिखा है उसके अंदर जो उन्होंने लिखा है उसके तहत उन्होंने ये कहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब से के ख़तरे से खाली नहीं अगर वो वापस पाकिस्तान आएँ। और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि वो एक हाई रिस्क पेशेंट हैं कोविड-19 के हवाले से, और उनको खदशा है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब अपने आप को एक्सपोज करेंगे, अगर पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनका खुदा न खास्ता सडन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब जो ये अहम एक ख़त पेश किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका क्या कानूनी असर होगा, इसी हवाले से हमने दावत दी है जहांगीर खान जदून को, जो माहिर कानून हैं और नायब अदालत में तोशाखाना केस में नवाज शरीफ साहब की तरफ से माजी में पेश भी हो चुके हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रिटायर्ड कर्नल शहजाद अनवर भट्टी साहब। आप साबिक डीजी नैब रह चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जहांगीर खान जदून साहब, ये जो ख़त लिखा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, आप क्या समझते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस ख़त को कैसे देखेगा? इसलिए चूंकि इसके अंदर तो वाज़े तौर पे एक डॉक्टर ने अपना बयान कलम बंद कर दिया है, अपनी तजवीज़ कलम बंद कर दी है, और उसके ऊपर नोटरी स्टेट ऑफ मेरीलैंड की भी है, उन्होंने स्टैंप लगाया हुआ है, और उसके अंदर वो ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि आई ऑल्सो अग्री विद द एडवाइस ऑफ हिज करंट फिजिशियन, जो इस वक्त लंदन में है, डॉक्टर डेविड लॉरेंस इन लंदन, that he should stay until he undergoes angiography, यानी कि लंदन में उनको रहना चाहिए। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा बैक पीछे चले जाएं तो मियां नवाज शरीफ ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, और जो नैब कोर्ट के उनके नैब कोर्ट में उनकी 100 तकरीबन 150 पेश किया है, और बाज़ औक़ात रमज़ान के दिनों में वो सैरी करके लाहौर से निकल देते और 9 बजे एग्जैक्ट नैब कोर्ट के अंदर होते थे। अब जब ये उनकी बीमारी बढ़ती गई तो अब लाहौर की जो लाहौर हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच है, उन्होंने उनको ECL से निकालने की फेडरल गवर्नमेंट इजाज़त दी है। फिर डिविजनल बेंच का ये ऑर्डर है कि जब तक उनको डॉक्टर्स जो है मेडिकली फिट न करा दें फॉर ट्रैवल, तो वो तब तक अपना इलाज जारी रखें। अब इस रिपोर्ट की क्यों जरूरत पेश आई? इसका कोई असर होगा जो जिस केस के अंदर आपने मियां नवाज शरीफ साहब को रिप्रेजेंट किया इन द तोशाखाना केस? तोशाखाना केस जो है जी, मैं अब थोड़ा सा अगर मुझे आप टाइम दें मैं आपको बताऊं, तोशाखाना केस नवाज शरीफ के खिलाफ बिल्कुल जो है बेबुनियाद केस है। उसकी वजह यह है कि जिस गाड़ी का केस है वो 30 साल पुरानी गाड़ी है। अब आप एक आम बंदा जो आम शहरी है पाकिस्तान का, जिसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो पुरानी गाड़ी किस तरह इस्तेमाल करेगा? 91 मॉडल गाड़ी थी, वो सिक्योरिटी गाड़ी थी, और उनके सिक्योरिटी स्टाफ को दी गई है। और नैब का अपना ये केस है कि नवाज शरीफ ने ना कोई दरखास्त दी है, ना उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की है इस गाड़ी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये केस बनाया जी कि इसमें 35 लाख जो है रुपया नुकसान हुआ है खजाने को। अब 35 लाख नुकसान का नैब किस तरह नोटिस ले सकता है? ये आम पुलिस स्टेशन का भी केस नहीं बनता, और FIA का एक मामूली जुर्म अगर वो भी तो बनता है। तो इसमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है, और उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया नहीं जा सकता इस केस में, बिकॉज कि वो नवंबर 2019 में इंग्लैंड जा चुके थे, और उनके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया है। तो इसमें ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। अब उसके अंदर एक नैब के आईओ ने खुद स्टेटमेंट दी है कि फलानी तारीख को वो मुल्क से बाहर जा चुके थे। अब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि एक बंदा अपने आप को कंसीलमेंट कर रहा है, अरेस्ट को अवॉइड कर रहा है, जबकि उनको न कोई प्रॉपर वारंट इशू किया गया है, न कोई उनको प्रॉपर समन जो है सर्व किया गया इंग्लैंड में। इसका प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप कोई पाकिस्तानी कोर्ट जो है, तो अगर कोई बंदा बैरून मुल्क चला जाता है तो उसको किस तरह सर्व किया जाएगा? तो ये तमाम केस जो है ये इसकी कोई बुनियाद नहीं है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हमें आगे जाके इंसाफ मिलेगा। कर्नल शहजाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इसके अंदर कुछ माहिर हैं जिस तरह शाह खावर साहब, उनका ये कहना है कि अपील की समाअत के दौरान अपील जो है वो करिंदा का अदालत में पेश होना ज़रूरी नहीं है, और अगर वो अपील में जा रहे हैं तो उनको फिजिकली प्रेजेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या टेक है?
देखिए, ये दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं। तोशा खान वाला जो तोशा खाना का जो केस है वो सेपरेट है, और जो अपील हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है वो सेपरेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कल तक उनको टाइम दिया हुआ है, उनके लिए अपीयर होने के लिए इनको कहा गया है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी उन्होंने कहा कि जी वो क्योंकि इतने अरसे से उनको हम बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, ये चीज रेज क्यों हुई है, ये मसला खड़ा क्यों है। ये तो सबको पता था कि वो यहाँ बीमार थे, और गवर्नमेंट ने खुद उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जो कि, और गवर्नमेंट क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा कि जी वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और गवर्नमेंट उनको इजाजत दे रही है, कोर्ट ने कहा, और ये बाहर चले गए अपने इलाज के लिए। लेकिन असल में वो जो तस्वीर आई वहां से, जिसमें कभी उनको रेस्टोरेंट में, कभी उनको फुटपाथ पे चलते हुए, कभी उनको बाहर दिखाया गया, जिसने ये एक हाइप क्रिएट कर दी शायद कि वो वहां ठीक हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये उस वजह से ये हुआ क्रिएट, ये हाइप जो क्रिएट हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको बुलाया और जो उनको कल तक का टाइम दिया है। अब तोशा खाना की बात आ जाती है कि कलामी माफ कर्नल शहजाद साहब, एक बात कहना बड़ा जरूरी है ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले। ये जो एक डॉक्टर की तजवीज़ आई है, डॉक्टर फयाज शॉल की, उसके अंदर उन्होंने ये वाज़े तौर के पर लिखा हुआ है कि उनकी हार्ट के लिए ये एक अच्छी चीज़ होगी अगर वो बाहर खुली हवा के अंदर सैर करें। तो ये भी एक सेंटेंस इसके अंदर है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, ये चीजें अब जैसे पहले एक रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आई थी जिसमें उनके प्लेटलेट्स को डाउन दिखाया गया था और वो क्रिटिकल कंडीशन में दिखाए गए थे प्लेटलेट्स, तो वो उसी तरह मेरा ख्याल ये है कि ये रिपोर्ट भी जब अब आई है, तो क्योंकि देखिए वो नैब की कस्टडी में नहीं थे बल्कि वो जेल में थे और जेल की तरफ से हॉस्पिटल में दाखिल थे जहां से वो इलाज के लिए बाहर गए हैं। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट का भी काम है, क्योंकि वो पंजाब जेल में थे, कि वो ये देखेंगे, वो कोई पैनल मुकर्रर करेंगे। लाजमी बात है कि ये जो रिपोर्ट आई है इसका कानूनी माहिरीन साथ साथ जो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पैनल हैं वो इसका मुआयना करेंगे। लाइकली यही है कि फिर वो एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि आया ये रिपोर्ट जो है ये कितनी ऑथेंटिकेटेड है। मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक जब भी हम नैब किसी कर्नल साहब एक चीज मुझे, हाँ मैं इसी पे आ रही थी कि मुझे ये बताइए कि नैब इस रिपोर्ट को कितना वेटेज देगा। जी मैं यही बात कर रहा हूं कि जी जब भी कभी नैब के यहाँ कोई डॉक्यूमेंट पेश होता है तो उसका पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट होना बड़ा जरूरी होता है। पाकिस्तान एम्बेसी जो वहां होगी, उनका जब तक कोई रिप्रेजेंटेटिव इसको अटेस्ट नहीं करता कि ये जो बात है ये ऑथेंटिकेटेड है और उनकी नॉलेज में है और करेक्ट है, तब तक तो उसको यहाँ कोई कोर्ट भी मेरा नहीं ख्याल कि उसको लेती है। वो पाकिस्तान एम्बेसी से टेस्ट होनी जरूरी है और नैब भी उसी डॉक्यूमेंट को लेती है। और हमने जितने पहले केसेस किए हैं जो मेरी नॉलेज में है, हम जब भी बाहर से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाते थे तो वो पाकिस्तान की एम्बेसी से अटेस्ट हुए बगैर वैलिड नहीं होता। तो इसकी ये तो एक बात। अच्छा, एक और सवाल का जवाब जरूर मुझे दीजिएगा। तोशा खाना केस के ऊपर, तोशा खाना केस के ऊपर कुछ कानूनी माहिर ये कहते हैं कि सिर्फ मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी मुल्जिम को मफरूर जो है, अक्यूज्ड को मफरूर करार दे सकता है। ये हाई कोर्ट की स्वाबदीद नहीं होती या नैब कोर्ट की स्वाबदीद नहीं होती। देखिए ये तो मफरूर या इश्तियारी जी हाँ जी इश्तिहारी। देखिए बात यह है, जब एक अदालत चाहे वो किसी भी किस्म की हो, अगर वो बुलाती है किसी शख्स को और वो नहीं हाजिर होता, वो नैब के अंदर तो अपना कानून भी है कि अगर वो हाइड करे या उसको कोई नोटिस सर्व किया जाए और वो अवॉइड करे तो वो एक सेक्शन उसके ऊपर रजा भी लग जाती है। लेकिन यहाँ तो कोर्ट ने उनको बुलाया, बार बार बुलाया, उसके ऊपर कोर्ट की तरफ कोई उनकी तरफ से शायद कोई जवाब ऐसा सबमिट या कोई रिपोर्ट ऐसी, क्योंकि रिपोर्ट तो अभी आ रही है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि तोशा खाना केस के अंदर अदालत के पास ये उनकी रिपोर्ट मौजूद थी जब उन्होंने आज का जो हुक्म सुनाया है, जिसके तहत सेक्शन 88 का उन्होंने कहा है कि जी आईओ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दे, और ये भी कहा आईओ को कि जी वो इंटरपोल को अप्रोच करे उनको लाने के लिए, और उन्होंने इश्तिहारी करार दिया। तो ये एक मेरे अपने जो देखा है हमने मुख्तलिफ बाहर के केसों में जहां हमारे एक्यूज बाहर गए थे, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि अदालत ये कार्रवाई करती है ताकि एक्यूज को लाया जा सके और अदालत में पेश किया जा सके।
अच्छा जदून साहब, चूंकि आप एक कानूनी माहिर हैं, ये जो बात कही जा रही है कि ये एक मैजिस्ट्रेट की सिर्फ ही अथॉरिटी होती है कि वो किसी शख्स को इश्तिहारी करार दे कि ना दे, ये हाई कोर्ट की नहीं होती या कि ये एक नैब कोर्ट की नहीं होती, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, ये ट्रायल कोर्ट जो भी होता है, जहाँ पे केस आपका ट्रायल हो रहा होता है, तो उस कोर्ट की जो है ये पावर्स होती हैं कि वो 87 की कार्रवाई जो इनिशिएट कर सकती है। ये मजिस्ट्रेट का इशू नहीं है। अगर केस जो है मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल हो रहा है तो वो करेगा, अगर केस जो है नैब कोर्ट के पास ट्रायल हो रहा है तो वो करेगा। तो हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल तो नहीं कर रही, वो अपील सुन रही है, तो लिहाजा इसमें ये राय है कि हाई कोर्ट जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती कि ये इश्तिहारी 87 करवाए, क्योंकि ये अगर इन्होंने करना है यानी उनको मैजिस्ट्रेट के पास वापस जाना होगा, ये समझने की जरूरत है। जदून साहब प्लीज अलाउ मी, यानी मियां नवाज शरीफ साहब को फिर वापस जी बात मुकम्मल करें। नहीं, मजिस्ट्रेट के पास तो उनका ट्रायल नहीं हो रहा था, ये मजिस्ट्रेट के पास उनका ट्रायल नहीं हो रहा था, ये नैब कोर्ट ही ट्रायल कर रही थी। और नैब कोर्ट जो है, जो भी एक्यूज उनके सामने हो, अगर वो पेश ना हो तो कोई रीजन देनी पड़ती है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। पहले आप एब्सकॉन्डर किस तरह डिक्लेयर करेंगे, मैंने जैसा पहले आपको बताया है, एब्सकॉन्डर का मतलब ये होता है कि एब्सकॉन्डर को किसी सीआरपीसी में डिफाइन ही नहीं किया गया कि एब्सकॉन्डर की डेफिनेशन क्या है। तो उसमें यह कि ऐसा मुलजम, अब मियाँ साहब खुदा ना ऐसा कोई जेल तोड़ के तो नहीं गए, ना वो भाग के गए हैं, इसके ऊपर केस लॉ डेवलप हो चुके हैं कि एक बंदा जो है वो, मैंने कहा वो नवंबर 2019 में बाहर जा चुके थे, उसके बाद ये रेफरेंस फाइल किया गया है। अब उनको अभी तक सर्विस ही प्रॉपर नहीं हुई, ना ही कोई एम्बेसी की तरफ, जिस तरह अभी इन्होंने कहा जी एम्बेसी से टेस्ट होके आए, तो इसी तरह जब कोई वारंट या समन जो है किसी बंदे को बाहर के मुल्क में सर्व किया था, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर दिया गया है कि वो किस तरह सर्व करेंगे। पहले ये कोर्ट जो है यहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन को वो समन या वारंट भेजेगी, यहाँ ये अपने जो बरतानिया के अंदर हाई कमीशन है उसको भेजेंगे, वहां पे जो बंदा रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में है या इंग्लैंड में है, वहां पे प्रॉपर जाके सर्व करेगा, वो फिर बताएगा जी आप रिक्वायर्ड है इस कोर्ट को। अगर वो अवॉइड करते हैं तो तब उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर, उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाता है। ये तो फर्जी कार्रवाई अदालत जल्दी में पूरी कर रही है और जाके कहते हैं जी अभी इश्तिहारी कर दो, अभी ये कर दो, अभी वो कर दो। तो यानी आपका ये कहना है कि ये जो खत लिखा गया है डॉक्टर्स की तरफ से, इसको फिर टेस्ट होना होगा, चाहे वो एम्बेसी हो, पाकिस्तान की हाई कमिश्नर हो वलायत के अंदर, या वो अमेरिका के अंदर हो, जिस तरह के यहाँ पे कर्नल शहजाद साहब मेडिकल रिपोर्ट जो है, जो उन्होंने खत भेजा है, क्योंकि उनके सारे जो है ये फिजिशियन जो है, अब इस खत के अंदर लिखा हुआ है कि उनका जो एक डॉक्टर है लॉरेंस, वो 2004 से उनका इलाज कर रहा है और पहले भी जो उनकी सर्जरी हुई है वो उसी डॉक्टर ने की है। ये बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और ये दो डॉक्टर ने समझ गई हूं, मगर ये टेस्ट होना होगा जिस तरह के कर्नल शहजाद साहब कह रहे हैं। जी अटेस्ट, जी जो डॉक्यूमेंट आता है अटेस्ट होके आएगा मुझे, इसमें उन्होंने अटेस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि अब इनके जो हाई कमीशन है इधर, पहले जो है वो इसकी वीडियो का जो केस था वीडियो वाला, उसको भी टेस्ट नहीं करके दे रहे थे। वो हर अभी एक उनके डॉक्यूमेंट जो है अभी इधर इस्लामाबाद के फॉरेन ऑफिस में पड़े हुए हैं और 1-2 हफ्ते हो गए, वो रोजाना जाते हैं टेस्टिंग के लिए, वो आगे किसी कार कहते हैं जी आज ऊपर के अफसर के पास है, आज नीचे के अफसर के पास है, दे इंटेंशनली दे आर क्रिएटिंग हर्डल। वो अभी अटेस्टेशन, फिर एक केस के अंदर, वीडियो केस के अंदर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई कि आप कमीशन को डायरेक्शन दे कि हमारे डॉक्यूमेंट टेस्ट करें। कर्नल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो एक आप डॉक्यूमेंट है, ये अटेस्ट होना बहुत जरूरी होगा, या कि ये इस डॉक्यूमेंट की कोई अहमियत होगी कल अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिलखुसूस? किसी डॉक्यूमेंट के वैलिड होने के लिए जो बाहर से अदालत में पेश किया जाता है, बहुत जरूरी है कि वो अटेस्ट हुआ हो, और ये क्योंकि केस ऑलरेडी चल चुका है। अब दोनों कल अपील वाले केस में भी, और जदून साहब ने बड़ी सही बात की है कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उनको भी पता है इस चीज का, और उनको ये भी पता होगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई करनी है, क्या है, केस को रेफर करना है वापस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ जाना है, ये क्या करना है, लेकिन वो तो एक डेफिनेटली एक काम करेंगे। लेकिन एक जो आज हो गया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके अंदर उसको डिक्लेयर कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड शहजाद साहब, जहांगीर जदून साहब, आपने सेगमेंट के लिए मुझे ज्वाइन किया, और आप दोनों का ये कहना है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर्स ने लिखी है, इसको अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, और अटेस्ट होगी ये पाकिस्तान एम्बेसी से, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो बरतानिया के अंदर हो, अगर ये बरतानिया की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। नाज़रीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि APC आखिरकार हो रही है। तमाम सियासी जमातें जो हैं ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करेंगी, मगर इसकी मेज़बानी कोई सियासी जमात नहीं कर रही, मगर वुकला कर रहे हैं, और उनका इसके ऊपर मतन क्या होगा, उनका एक एम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनकाद की बात हो रही थी। कभी मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब की तरफ देखते थे तो शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ देखते थे, मगर आखिरकार पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये लीड ली है और 17 सितंबर को एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बुलाया है और हुकूमती पार्टी को भी कहा है कि आइए अपना मौक़िफ़ बयान करें। जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मतन है, उन्होंने ये कहा है कि हम बात करेंगे कानून की और कानून की बालादस्ती की, इंसाफ की फराहमी की, मौजूदा हालात की, शहरियों की आज़ादी पे जो बिला जवाज़ हमला हो रहा है, एहतसाब का जो अमल है जिसकी वजह से इदारों की साख मुतासिर हो रही है, इन तमाम मामलात के ऊपर वो बात करेंगे। और जिन्होंने दावत दी है वो हमारे साथ हैं आबिद साकी साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हारिस खलीक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सबसे पहले आबिद साकी साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान बार काउंसिल को, जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, वकला बरादरी की नुमाइंदगी आप करते हैं, क्या आपने ज़रूरी समझा कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच मनीज़े। आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि हमारे जो ग्रुप है उसका नाम आसमा जहांगीर ग्रुप है और हम आसमा जहांगीर की क़यादत में यहाँ शहरी आज़ादियों के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस ऑफ जस्टिस के लिए हमारी एक लंबी तारीख़ है और पर्टिकुलरली वकला की तो खैर 7 दिहाइयों पर मुश्तमिल एक तारीख़ी किरदार रहा पाकिस्तान बार काउंसिल्स का और एसोसिएशंस का। जब हमने ये महसूस किया कि सियासी जमातें उस तरह मौसर किरदार अदा नहीं कर रही और एक वैक्यूम है, जिस वैक्यूम को फिल करने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए, तो हमने इस टॉपिक पे और इन उन्वानात पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाने का ये फ़ैसला किया। और उसके पीछे कुछ मुहर्रिकात थे कि देखें, निज़ाम इंसाफ में सबसे बुनियादी किरदार जजेस की तैनाती का होता है और जो मौजूदा तरीक़ाकार जिसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, 18वीं तरमीम में नए तरीक़ाकार तैनाती का तारुफ करवाया गया, लेकिन वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुकदमात में ऐसी जजमेंट्स आई जिससे पर्टिकुलरली पार्लिमानी कमेटी जो थी उसका ओवरसाइट जो कैरेक्टर था और उसकी जो प्रोविजन पावर थी उसको भी अंडू कर दिया गया और अब सिर्फ जजेस जो अक्सरियत पर मुश्तमिल हैं जुडिशल कमीशन में वो अपने अंदाज में तैनातियाँ करते हैं। और हम समझते हैं कि जजेस की तैनाती के लिए कुछ बुनियादी उसूल वज़ा होने चाहिए और उसकी अपॉइंटमेंट के तरीक़ेकार को तब्दील किया जाना चाहिए और हम अपना मौक़िफ़ ये लेकर आ रहे हैं जिसपे हम तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी मौक़िफ़ लेंगे और उनसे ये वादा लेने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कल को पावर में आते हैं या कोई ऐसी मूव गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो वो उसको एक यूनानिमस अमेंडमेंट के ज़रिए जो मौजूदा जजेस की आला अदलिया में तैनाती का तरीक़ाकार है उसको तब्दील किया जाए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को ये इख्तियार होना चाहिए और वो बार काउंसिल्स को और सुप्रीम कोर्ट को विद रिगार्ड टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड देयर प्रोफेशनल स्टैंडिंग, ये इस तरह की जो कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन वो करे, लेकिन ये तैनाती जो है उसका इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, जजेस के पास नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है तो वो है अकाउंटेबिलिटी का, कि जिस तरह टेंटेड तरीके से अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर जो है उसको तकवीयत दे रहा है और कई ऐसी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर इतनी इस अंदाज से आई हैं कि उन्होंने एक दफ़ा रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि जिस तरह उन्होंने निज़ाम इंसाफ के सियासी इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जो जजमेंट अभी ख्वाजा साद रफीक केस में आई है वो मैं समझता हूँ एक मास्टर पीस है और लिटरेरी एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के हवाले से वो एक मास्टर पीस है। उसमें उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को 60s से शुरू करके आज तक उसको उन्होंने एलेबोरेट किया है कि किस तरह ये सिर्फ इलेक्टेड जो क्लास ऑफ पीपल है ये उसके खिलाफ इस्तेमाल होता आया है और करप्शन का नैरेटिव जो डेवलप किया जाता है इनफैक्ट वो भी पॉलिटिकल फोर्सेस को डीलेजिटिमाइज करने के लिए उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज एन टूल उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी हमारा मौक़िफ़ है कि हम अकाउंटेबिलिटी के मौजूदा प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं समझते। हम इस पर भी मुतालबा करेंगे सूटेबल अमेंडमेंट्स की जाएं।
और तीसरा जो हमारा कंसर्न है, जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है, वो है कि शहरी आज़ादियाँ, क्वेश्चन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, कि जब आइन ने यहाँ के हर शहरी को हक़ ज़िंदगी दिया है, हक़ आज़ादी दिया है, हक़ तहरीर व तकरीर दिया है, तो ये जो हुकूक आइन में दिए गए हैं, इनकी पासदारी एग्जेक्टिव ने भी करनी है और उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो जुडिशरी ने भी करनी है, क्योंकि दे आर द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं इस यानी रियासती ढांचे को और रियासती इदारों को कि वो आइन के अंदर अपने अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दें, ताकि यहाँ जो शहरी है वो सुख का सांस ले सके और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। अब हारिस खलील साहब, जिसरा साकी साहब ने कहा कि शहरी यहाँ पे जी सुख का सांस ले सके, मगर हमने देखा है कि जो एक जबरी गुमशुदगियाँ हैं उसकी मामलात के ऊपर जो है तेज़ी आई है। हमने देखा कि कैसे साजिद गोंदल साहब भी कल बाजियाब हुए हैं। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो सैर व तफरी के लिए गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, मगर फिर मतिउल्लाह जान का केस भी सामने आया है और भी लातादाद इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने भी अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की कमीशन है वो बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो गई है। आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सियासी जमातें शहरी आज़ादियों के लिए उस तरीके से रजामंद हो पाएंगी, एक पेज पे आ जाएंगी जिस तरीके से उनको आना चाहिए? चूँकि अपनी आज़ादी की बात तो वो कर लेती हैं, बट हैव दे रियली फेल्ड द पीपल व्हेन दे टॉक अबाउट सिविल लिबर्टीज़? बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये निहायत खुशाइंद है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 17 सितंबर को तमाम जमातों को जब बुलाया तो उनके पेश नज़र ये बात रही कि जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार जमात है उसको भी मदऊ करें, चूंकि एक बुनियादी मसला, और ये मैं आपके सवाल के जवाब से इसको जोड़ूंगा, एक बुनियादी मसला ये है कि तमाम सियासी जमातें, चाहे वो इक़्तिदार में हों या हिज़्ब इख्तिलाफ में हों, वो अवाम की नुमाइंदा होने की का क्लेम करती हैं। वो ये दावा करती हैं कि वो अवाम की नुमाइंदा हैं और बहरहाल उनकी अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा। और तमाम सियासी जमातें, शहरियों की तंजीमें, ट्रेड यूनियंस हों, गैर सरकारी इदारे हों, दीगर राइट्स के ग्रुप्स हों और इंडिपेंडेंट प्रेस, जो हमारा आज़ाद प्रेस हम चाहते हैं, या जो खुद मुख्तार ज़राए अबलाग हैं जो हम चाहते हैं, ये तीनों अवाम के नुमाइंदा होते हैं, अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। कुछ अपने तौर पे करते हैं, अपने तय करते हैं, कुछ को अवाम मुंतखब करते हैं अपना नुमाइंदे के तौर पे। और इनकी मुसलसल पाकिस्तान में एक लड़ाई रही है, एक सतीजाकारी रही है उन नौआबादियाती इदारों के साथ, जिसमें माजरत के साथ हमारी अदलिया, हमारी जो अस्करी इदारे हैं और हमारी जो नौकरशाही है, वो सब शामिल हैं। ये उनके साथ हमारे जो अवाम के इदारे हैं उनकी लड़ाई रही है। सियासी जमातें कोलैबोरेटर बन जाते हैं उस कॉलोनियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट के। उनको ये याद दहानी जरूरी है और बार बार इस बात का इयादा कराना जरूरी है कि आप जिन लोगों के वोटों से मुंतखब होके आते हैं या जिन लोगों के वोट हासिल करना चाहते हैं, उनके जो मफादात हैं उनकी आप नुमाइंदगी करें। तो ये एक मैं समझता हूं कि बुनियादी बात है जो जिसपे हमें इसरार करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक जबरी गुमशुदगियों का सवाल है, तो जो मौजूदा हुकूमत है और हमारी जो फाजिल वजीर हैं इस वक्त इंसानी हकूक की, डॉक्टर शीरीन मजारी, वो खुद ये कह चुकी हैं कि वैसे तो ये दस्तूर के और कवानीन के और इस वक्त जो पाकिस्तान की का जो भी यानी जो कानून है और दस्तूर है उसकी ये खिलाफ है जबरी गुमशुदगियां, लेकिन इस अमल को क्रिमिनलाइज करने पे उन्होंने कहा था कि जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं उनको हम क्रिमिनलाइज करेंगे। तो हमारा मुतालबा आज भी यही है कि इन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को क्रिमिनलाइज किया जाए। महज किसी को एबडक्ट करना एक जुर्म नहीं है, बल्कि जो एबडक्ट करे, जो उसको जबरी तौर पे गुमशुदा करे, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसके लिए कानून पाकिस्तान में होना चाहिए। और मुख्तसरन तीसरी बात, आखिरी बात जो मैं इस सवाल के जवाब में अर्ज करूं, वो ये कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की जो इस वक्त सूरत हाल है ये बहुत परेशान कुन है, तशवीशनाक है और काबिल मजम्मत है। चूंकि
ये सिलसिला, ये आप एक फर्द को नहीं बल्कि एक पूरे खानदान, एक पूरी कम्युनिटी को नहीं, इसमें कोई शक नहीं हारिस साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मुझे इधर एक वक्फा लेना है, मगर आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जब पॉलिटिकल पार्टी से बात की जाए या जब वो नेशनल असेंबली के अंदर होते हैं या सेनेट के अंदर होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या वो ऑपोजिशन की तरफ हो, वो मिल के ऐसी कानून साजी करते हैं जिससे सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर कम अज़ कम आप जैसे लोग समझते हैं हमला होता है। तो फिर आपको सियासी पार्टीज से क्या उम्मीद है? क्या ये वही सियासी पार्टीज नहीं हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की एक कानून बनाया, उस कानून को उन्होंने नाफिज किया और फिर उसके ऊपर एक्सटेंशंस दी? आलमी दुनिया इनको कैसे देख रही है? और जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की इन्होंने कमीशन बनाई, उसके हवाले से इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स जो हैं उन्होंने एक बहुत ही कॉन्डेम्ड करके उसको एक नाराज़गी का और खफगी का उन्होंने इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है और इस हवाले से सियासी पार्टियों से क्या उम्मीद की जा सकती है वक्फे के बाद? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने एक अहम ब्रीफिंग पेपर शाया किया है। इस कमीशन के पॉलिसी डायरेक्टर एन सेडरमैन का कहना है कि जबरी गुमशुदगियों पर बनने वाला कमीशन पिछले 9 सालों में किसी भी ऐसे शख्स को सजा नहीं दे सका जो इस जुर्म में मुलव्वस हो। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने सख्त रंज का इजहार किया कि जबरी गुमशुदगियों पर बनने वाला इंक्वायरी कमीशन उन लोगों को इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहा जो अपने प्यारों का आज भी इंतजार कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों पर बनने वाला इंक्वायरी कमीशन 2011 में कायम किया गया और इसको मैंडेट दिया गया कि जो अफराद या तंजीम लोगों को उठाने में मुलव्वस है उनके खिलाफ एक्शन ले। इस कमीशन की सरबराही जस्टिस रिटायर्ड जुवैर इकबाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट का कहना है कि इसलिए हम इस कमीशन को मुअस्सर नहीं समझते। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट 60 नुमाया जजेस पर मुश्तमिल है जो इंसानी हुकूक के हवाले से मॉनिटरिंग करता है। ये कमीशन 1952 में कायम हुआ और 5 बरे-आज़मों में फ़ाल है। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने इस बात पर दुख का इजहार किया कि पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग लापता हैं और ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि ये रियासत की मर्जी से हो रहा है और जो लोग इस किस्म के जराइम में मुलव्वस हैं उनको मुसलसल छूट दी जा रही है। जबरी गुमशुदगियों पर बनने वाला इंक्वायरी कमीशन जिन मकसद के लिए बनाया गया उसमें वो नाकाम रहा है। इसके मैंडेट का दायरा कार कई दफ़ा वसी किया गया। इसका मौजूदा मैंडेट 14 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा। कमीशन की नाकामी की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन अवामी एहतसाब के अमल को मजबूत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात एक मुतवाज़ी निज़ाम के जरिए कराई जा रही है जिसमें सियासी मुदाखलत भी है और साजबाज भी। आबिद साकी साहब, ये जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट की एक बहुत ही कॉन्डेमनेशन आई है कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, उन्होंने ये तजवीज़ की है कि सियासी जमातों को इस हवाले से कोई ना कोई कानून साजी करनी चाहिए ताकि जो लोग लापता हैं वो बाजियाब हो जाएं। आप समझते हैं कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आप इनकाद कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई बातचीत होगी? सिविल लिबर्टीज़ का जो क्वेश्चन है वो बराह रास्त इन्हीं मामलात के साथ है जुड़ा हुआ। डिसअपीयरेंसेस और इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस, अबडक्शंस के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो पाबंदियाँ आयद की हुई हैं एलानिया और गैर एलानिया, और पूरे समाज को एक खौफ व हरास की कैफियत में मुब्तला किया हुआ है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो आइन के दिए गए जो हुकूक का, बुनियादी हुकूक का जो चैप्टर है, उन आर्टिकल्स की रोशनी में हम सिविल लिबर्टीज़ के जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और पार्टीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे, बल्कि उनको परसुएड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेफिशिएंसीज हैं इस वक्त लीगल रिजीम में, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू द एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, इसमें इनकी डेफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने के लिए अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन की जाए और इसमें वो अपना मौसर किरदार अदा करें। देखिए, सियासी जमातों ने मेरे ख्याल में बड़े दुख और सदमात सहे हैं, अगरचे हमारा उनके साथ हमेशा गिला रहता है, लेकिन तारीख में देखें तो सबसे ज़्यादा विक्टिमाइजेशन अगर किसी क्लास की हुई है तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की तारीख में पॉलिटिकल क्लास की और इलेक्टेड पीपल जो है उनकी फांसी से लेकर जलावतनियों तक का अमल जो है वो इन्हीं बेचारों के हिस्से में आता है जब भी आता है। और यही बात हम उनको, मगर अपना फंदा खुद ही बनाते हैं, खुद ही गले में डाल देते हैं। साकी साहब, ये भी तो एक मसला है ना इनका। यही उनको हम यही उनको बावर कराने की कोशिश करेंगे
कि ये जो फंदा आप खुद अपने लिए बनाते हैं, इस फंदे की जो तरकीब है उस तरकीब के अमल को रोकने की कोशिश करें ताकि वो भी महफूज हैं और इस मुल्क के शहरी और मखलूक खुदा भी महफूज रहे। उनको हम यही रियलाइज करवाएंगे। ये नैब का कानून जो बना था तो इसको खत्म करने की, इसको मॉडिफाई और अमेंड करने की कैपेसिटी थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, लेकिन उस वक्त वो इस लॉ को अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करते, वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ इस लॉ को इस्तेमाल करते रहे और अल्टीमेटली सारे लोग वन बाय वन उसी का वो शिकार भी हुए, उसी फंदे में गिरफ्तार भी हुए। अब फिर जिद्दोजहद करने की वो कोशिश कर रहे हैं उससे निकलने के लिए। तो हम ये अपना पर्सपेक्टिव उनके सामने रखेंगे और उनको ये बावर कराएंगे कि अल्टीमेटली उन्होंने ही इस मुल्क में तब्दीली की जो तहरीक है उसको लीड करना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप। अच्छा, ये बात आपने अहम बात की है हारिस साहब। बिल्कुल हारिस साहब से आखिरी सवाल मैं करूंगी साकी साहब, क्योंकि आपने जो बात की है कि हम उनको बावर कराने की कोशिश करेंगे। हारिस साहब, अब ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की कमीशन भी 14 सितंबर को बल्कि एक्सपायर हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से बतौर सेक्रेटरी जनरल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान? किस किस्म की कानून साजी